माननीय अध्यक्ष जी, आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जो इतिहास रचने का प्रयास हम कर रहे हैं, उसकी परिकल्पना करने से हमारा सिर उठता, पूरा शरीर कांप जाता है। जिस इतिहास को रचने आज हम जाने जा रहे हैं, उसका प्रयास हम करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वो माननीय सदस्य जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनकर आए थे, जनता ने चुनकर भेजा था, उनको एक समाचार चैनल पर, टेलीविजन पर कदाचार, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद गठित समिति ने मात्र कुछ दिनों के अंदर उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की और माननीय नेता सदन ने पूरे हाउस में प्रस्ताव रखा कि उन सभी माननीय 10 सदस्यों को सदन से निष्कासित कर देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर मुद्दा है। यह मुद्दा आज का नहीं है। हो सकता है कि आज ब्रजेश पाठक इस लोकसभा के सदस्य हैं, जितने लोग बैठे हैं कल रहे न रहे, लेकिन एक हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक इतिहास में काला अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसमें यह कहा जाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि हिंदुस्तान के लोगों ने अपने सदस्य को बगैर जांच किए, मौका दिए बगैर, उनको मात्र कुछ दिनों में, जो दिन हो सकते हैं 12 तारीख की घटना है, 22 तारीख की रिपोर्ट आती है, 2 दिन बाद कमेटी गठित होती है और सभी माननीय सदस्यों को फांसी पर सूली जैसा, इससे तो मर जाना बेहतर है। हमारे सदस्यों की राय है जो इस फंसे इस घोटाले में। एक सदस्य ने हमें फोन किया, सामने तो आने की उसकी हिम्मत मेरे नहीं हुई, उसने मुझे फोन किया, माननीय अध्यक्ष जी मैं सदन में सवाल रखना चाहता हूं। उसने कहा कि हे भगवान, ऐसा हो कि कोई ट्रक आ जाए, मैं कार के नीचे आ जाऊं और मैं मर जाऊं। इतनी बड़ी दुर्घटना और एक तरफा निर्णय, पूरा सदन गवाह, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, विश्व का महानतम लोकतंत्र, हम सब मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। अपनी आवाज को बुलंदी के साथ हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के वरिष्ठतम लोकतंत्र में अपनी बात को मजबूती के साथ रखना चाहते हैं कि हम मूक दर्शक नहीं रह सकते। हम लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। हम पूरे विश्व को बताने जा रहे हैं कि अपने 10 सदस्यों को मात्र 10 दिनों के अंदर इसलिए निकाल दिया, जांच का मौका दिए बगैर, कि उन्होंने कदाचार किया था। प्रश्न को उठाने के लिए पैसे लिए थे। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है। अगर इस बात को लेकर हम माननीय सदस्यों को निष्कासित कर देते हैं, तो सोचिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारे लोकसभा सचिवालय पर भी उंगलियां उठेंगी। आप महान हैं, आप माननीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा की कार्रवाई आप देखते होंगे कि ब्रजेश पाठक ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाले हैं। क्या हमारे ऊपर भी यही आरोप लगेगा? मैं मेहनत करता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, गांव से निकला हूं। जब 2-3 महीने सत्र नहीं चढ़ता है तो अखबार पढ़ता हूं, रोज अखबार में निशान लगाता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों की पीड़ा क्या है, कहां दर्द छुपा है। मैं लगातार 2 महीना प्रश्न तैयार करता हूं, मेरा कोई पीए नहीं है, सीधे लोकसभा सचिवालय को भेजता हूं। क्या हमारे ऊपर यही आरोप लगेगा कि ब्रजेश पाठक ज्यादा सवाल पूछते हैं? क्या घूसखोरी का आरोप लगेगा? क्या यह आरोप सिद्ध अगर हम निष्कासित सदस्यों पर करते हैं, जिनका हम निष्कासन करने जा रहे हैं, यह तय नहीं हो जाएगा कि सचिवालय की प्रश्न शाखा इस विवाद में शामिल है? कैसे उन लोगों ने प्रश्न दिए और किस आधार पर लगातार उनके प्रश्न आते गए? हमारा लोकसभा सचिवालय भी सवालों के घेरे में आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत विचारणीय विषय है, इतने हल्के में हमें इसे नहीं लेना चाहिए। हमको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, हम भ्रष्टाचारियों के साथ कतई नहीं, हम कदाचारियों के साथ कतई नहीं है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का ऐलान है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर कदाचार, भ्रष्टाचार रहने नहीं पाएगा। भ्रष्टाचारियों से समझौता करना, भ्रष्टाचार का समर्थन करना हमारे धर्म के विरुद्ध है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इतनी जल्दी में निर्णय लिया जाना कतई उचित नहीं। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। आप ही ने जस्टिस रामास्वामी के मुकदमे में
आपकी बहस के कुछ अंश हमारे सामने उपलब्ध हैं। आपने इस सदन में कहा था यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है, इसलिए हमने कहा कि हमें भारतीय संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है उसका अनुसरण करना चाहिए। ये माननीय अध्यक्ष जी आपकी कही हुई बातें हैं जो इतिहास में दर्ज है। आज हम भारतीय संविधान की अवहेलना कर अपनी आत्मा की आवाज पर, जो सदन में जिसका बहुमत है, हम तो उनका खिलाफ भाषण दिया था। दिया था सर, ये भी आपने कहा है कि प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। आपने सर कहा है, मेरे पास आपकी किताब का भाषण है सर, आपने इसमें कहा है। मैंने सर रात भर केस की तैयारी की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे रात में 10 बजे प्रणब मुखर्जी जी का प्रस्ताव मिला, हमारे सर्वेंट ने दिया, हमने पढ़ा, हमें नींद नहीं आई। हमने कहा कि लोकतंत्र का इतिहास एक काला पन्ना, वो भी हमारे रहते जुड़ने जा रहा है। तो मैं अपनी बातों को मजबूती के साथ इस सदन में दर्ज तो अवश्य कराऊंगा कि बगैर प्रक्रिया को अपनाए हिंदुस्तान की सरजमी पर, जिसको आजाद कराने के लिए, लोकतंत्र को बनाने के लिए हमारे उन्नाव जनपद की आपको कुछ 2 लाइनें बताना चाहता हूं। इतिहास गवाह है, कलम और तलवार की धनी धरती है उन्नाव जनपद। अगर वहां पंडित चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए हैं तो वहां पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी पैदा हुए हैं। उन लोगों ने हिंदुस्तान की सरजमी को अपने खून पसीने से सींचा है। हम उनकी आत्मा की आवाज पर इस सदन में मजबूती के साथ कहना चाहते हैं कि निर्णय चाहे जो हो, उन सदस्यों को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए। हम नहीं चाहते कि उनको बचाया जाए, कोई भी दंड दिया जाए हम उसका अनुसरण करेंगे, सदन का अनुसरण करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन में आनंद फानन में ऐसी कौन सी घटना हो गई, कौन सा आसमान गिरा जा रहा है कि 5 ही दिन में माननीय सदस्यों को फांसी पर लटकाने जैसी सजा। ये सजा कोई 5 साल से बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि 5 साल बाद दोबारा जीत कर आएंगे, जिंदगी भर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। मुद्दा यह है कि हम उनको दोषी करार दिए और भारतीय संसद ये अट्टालिका सवालों के घेरे में आजीवन, जब तक लोकतंत्र रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा। हमें इसको सिद्ध कर लेना चाहिए, हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि हमारे वास्तव में सदस्यों ने कहीं गड़बड़ी की है तो उनको दंड मिलना चाहिए। हम आपसे अपील करना चाहते हैं, और ढेर सारे मामले हमारे 1951 में मुगदल साहब मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनके जमाने में मात्र 20,000 रुपए के लेकर, मैं बताना चाहता हूं, 20,000 रुपए तय हुए थे। 5,000 रुपए बंबई की उस बिजनेस हाउस ने अपने तय किया कि 5,000 रुपए में सौदा तय हो जाएगा, 2,000 एडवांस दे दिए जाएंगे। उस कमेटी ने, उस कंपनी ने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोसीडिंग में यह बात लिखी थी और उसकी कॉपी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहीं से मिल गई। मैं इतिहास का उदाहरण करना चाहूंगा कि 2,000 रुपए लेने के कदाचार के मामले में मार्च में पंडित जी ने प्रस्ताव रखा। तब 2,000 बहुत था, और तब 2,000 बहुत, 2,000 उसका नहीं विचार नहीं है कि 2,000, 2 लाख या 20 लाख या 20 करोड़। मुद्दा एक कदाचार का मामला था। और सितंबर में कमेटी की रिपोर्ट आती है कि इनको सदन से निष्कासित कर दिया जाए। उन्होंने सशर्त इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा नहीं माना और सदन ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उनके निष्कासन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए संघर्ष करने का काम किया, हमको कहने में कतई कोई संकोच या गुरेज नहीं है, लेकिन उस जैसे शख्स ने 8 महीना लगा दिया। और इस कमेटी में कौन सी ऐसी ताकत, रूहानी ताकत, जिस्मानी ताकत जो सड़क पे बेचा करते हैं, कौन सी जिन्न की ताकत मिल गई कि 8 दिन में रिपोर्ट और सीधा सूली। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अपील करना चाहता हूं। I have nothing to do. The honorable leaders have decided. Members of the committee, don't bring the chair into it. मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको इसी सदन में घूस कांड हुआ था, शैलेंद्र महतो जी ने स्वीकार किया था। शैलेंद्र महतो जी ने स्वीकार किया था कि 40 लाख रुपया हमने लिया है दल बदल करने का। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या यह बात सही नहीं है कि घूसखोरी हुई थी, लेन देन का प्रकरण हुआ था, तब भी यही सब बातें थी तब, लेकिन जल्दी नहीं थी। अब जल्दी इस बात की है
हमको तो इसमें राजनीतिक गंध आती है। Please, मैं इस मुद्दे पर please do not impute motives. Please do not impute motives to the chair. लेकिन मैं आपको No, स्पष्ट करना you are चाहता हूं। doing that. माननीय अध्यक्ष जी, You are doing that. I'm sorry to say, I have left it to the house. मैं खेद प्रकट I have not said anything. हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। ये Trying to say that I have done it. ये I have nothing to do और in ये this. किताबें गवाह रहेंगी Okay. कि हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का दलित, हिंदुस्तान का किसान क्या इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में आने से कतराएगा? हमको Nobody has मजबूती said के that. साथ सोच विचार कर लेना Nobody has चाहिए। said that. मैं आपसे अंत में अपील करना चाहता हूं, हमारे Yes, जितने भी please नौजवान conclude, your सांसद time is long हैं, over. चाहे इसके हों चाहे इधर के हों, सबकी अंतरात्मा की यही राय है कि पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिए। समिति जो निर्णय ले हम उसके साथ हैं, चाहे जो इनकी सजा दी जाए, ठीक है। लेकिन इस पूरे मामले को विशेषाधिकार को समिति को सौंप देना चाहिए। Okay. इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। Thank you. जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। यस, सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। No, you have लेकिन no सदन में कोरम का अभाव है। मैं कोरम का प्रश्न उठा What रहा is- हूं। सदन No, में no, no, कोरम no, का you- अभाव है। माननीय सभापति महोदय, कोरम Nothing पूरा will करा go on लिया record. जाए, उसके बाद चर्चा कराया जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट will बिल go on है। record. इस तरीके से पास कराना उचित नहीं है। ये कोरम का अभाव है, मैं कोरम का मुद्दा उठा रहा हूँ। हाँ, कोरम कहाँ पूरा है अध्यक्ष जी? आप देख लीजिए, काउंट करा लीजिए। सिटिंग, डोंट डू दैट बिकॉज़ वी आर हियर। हाँ, कोरम का अभाव है, कोरम पूरा No, करा no, लिया, no. तभी इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा कराई जाए। डोंट इंसिस्ट फॉर इट। माननीय सभापति There will महोदय, be बहुत completely इंपॉर्टेंट विषय है और कोरम का अभाव है। हमारी समझ में पूरे हिंदुस्तान के लोग जानना चाहेंगे क्या होने जा रहा है। कोरम का पूरा कराने में समस्या क्या है? Now the law is that every member has a right to ask for quorum. If you ask for quorum, I have no other go but to take the quorum. Are you using it as your right? हाँ अध्यक्ष जी, मैं सभापति महोदय, सही बात है, गिनवा लीजिए, कोरम का अभाव है हाउस में। धन्यवाद सभापति महोदया। तेल एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक पर बोलने के लिए आपने समय दिया और आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नए पेट्रोलियम मंत्री का, जो सरकार नहीं कर पा रही थी, सरकार करने में चूक रही थी, उसी कारण इस बोर्ड का गठन किया गया। हमारी समझ में ऐसा आता है सरकार ये काम बखूबी नहीं कर पा रही थी। ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं कि बार बार घंटी बज रही है, केवल कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके माध्यम से मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि बोर्ड के गठन के साथ इन बातों पर भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि तेल ऐसा क्षेत्र है कि हिंदुस्तान का कमजोर वर्ग से लेकर के अमीर वर्ग सभी लोग सीधे उससे जुड़े हुए हैं। अगर तेल ठीक ढंग से सही दाम के साथ हमारे गरीब आदमी के पास पहुंच जाएगा तो वास्तव में हम हिंदुस्तान के बारे में जो सपना हमारे लोगों ने देखा था उस पर हम कुछ अपने आप को सफल कर पाएंगे। एक बोर्ड के गठन में सबसे बड़ा हमारा पहलू यह है कि तेल क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए, चाहे हमारे सरकारी अफसर हो ना हो, लेकिन अगर तेल का कोई विशेषज्ञ है, चाहे हमारे देश में सरकारी नौकरी में हो, कहीं से आए, लेकिन उसको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि तेल में और क्या प्रगति हम कर सकते हैं, कैसे सस्ते दाम पर हम उपभोक्ताओं को दे सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ा जो तेल महंगा बिकता है उसका कारण हमारी समझ में आता है। एक बात तो पूरा तेल हमारे हिंदुस्तान में होता नहीं, हमको विदेशों पर निर्भर रहना है और वहां पर तेल की कीमतें आए दिन उतार चढ़ाव हुआ करता है। हम अखबारों में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं और पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर देखते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन पट लगे हुए। माननीय सभापति महोदया, क्या आवश्यकता है? तेल क्या अगर विज्ञापन नहीं किया जाएगा तो तेल बिकेगा नहीं? ये आप मानकर चलिए। हमारे पास जो सूचनाएं हैं, 20 से 25% विज्ञापन कंपनियां कमीशन देती हैं तेल कंपनियों को। उसके बाद विज्ञापन इश्तिहार बड़ी बड़ी अखबारों में और चारों तरफ चौराहों पर लगे हुए हैं। अगर विज्ञापन है तो विज्ञापन होना चाहिए कि तेल को बचाने के बारे में, तेल को बिकने के बारे में कहां से विज्ञापन की आवश्यकता है, हमारी समझ में आज तक नहीं आया। आपके माध्यम से मंत्री से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि इस पर अंकुश लगाएं और ये कम से कम जानकारी करें कि मंत्री जी नया नया विभाग संभाले हैं, अरबों का विज्ञापन दिया जा रहा है, तेल खरीदिए और तेल बचाने के बारे में कोई बात नहीं है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनियां अभी चंद महीनों या चंद सालों पहले आई और उनका कंपटीशन सीधे हमारे पेट्रोल पंपों से है। चाहे चारों हमारी कंपनियां, बगल में कोई अगर नया पंप किसी प्राइवेट कंपनी का खुल गया तो हमारी जो कंपनी का
सरकारी पेट्रोल पंप है वो औंधे मुंह गिरा पड़ा। वहां के सेल्समैन मक्खियां उड़ा रहे हैं, एक आदमी तेल लेने नहीं जाता। सबसे बड़ा कारण सभापति महोदया इसका है कि हमारी तेल जो पेट्रोल पंप है वहां पर पेट्रोल में मिट्टी तेल, डीजल में मिट्टी तेल और 60 मेजरमेंट। इसके लिए सीधे तौर पर हमारी कंपनी के अधिकारी और प्रांतीय सरकारों के जो बाट माप विभाग है उनके अधिकारी मिली भगत होती है। हमारे पंप पर जाने का मतलब है हमको पूरा तेल नहीं मिलेगा। बोर्ड का गठन हो रहा है, मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, ये गरीब जनता की बातें हैं, इनको जरूर अपने बोर्ड के गठन में इसको कहीं न कहीं जरूर शामिल करेंगे। हमारा चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मंत्री जी को मैंने अवगत कराया, लिखित में दिया। मंत्री जी ने हमारे अनुरोध पर इंडियन ऑयल के एमडी को भी कहा, चेयरमैन को भी कहा, हमारे सामने कहा। अभी नॉर्थ जोन का मैडम टेंडर हुआ था, कहां से भ्रष्टाचार शुरू होता, पॉइंट रख रहा हूं। नॉर्थ जोन का टेंडर हुआ और पूरे हिंदुस्तान में टेंडर हुए, साउथ जोन में यही बवाल हुआ। नॉर्थ जोन के टेंडर में जो लोएस्ट पार्टियां हुई गैस की ढुलाई के लिए, उसको काम न दे करके हाईएस्ट वाले को लोएस्ट पर ला करके काम दिया गया और इसमें सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। और हमने मंत्री से अनुरोध किया, लेकिन अधिकारी कहते हैं ऐसा नहीं। हमने कहा एफिडेविट दे वो अधिकारी, और हम भी एफिडेविट देते हैं, जिसकी बात सही हो और गलत हो उसको चोर की सजा। माननीय मंत्री जी आपके नेतृत्व में मिलना चाहिए, आपसे मुझे पूरा विश्वास है। पाठक जी पॉइंट्स में दे दो। ये नॉर्थ जोन का टेंडर हुआ, ये गैस ढुलाई का, इंडियन ऑयल का, इंडियन ऑयल आपने नहीं, मंत्री जी को मैंने दिया हुआ है। पाठक जी पॉइंट्स में दे दो। बस पॉइंट ही दे रहा हूं। ये बहुत बड़ा मामला है सभापति महोदय, आप देखेंगे वास्तव में लगेगा कैसे भ्रष्टाचार परवान चढ़ता है, धुआं की तरह आकाश की तरफ जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, हमने किरासन मिट्टी तेल देने के लिए गरीब जनता को पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक स्तर पर डिपोज बना दिए और डिपो बन गए। तो हम उन डिपोज से कोटा, जो कोटेदार होते हैं गांव में, जो ले जाते हैं मिट्टी तेल और पब्लिक को, जनता, गरीब जनता को देते हैं जलाने के लिए, कि या पेट्रोल स्टोव के लिए या ढिबरी जो लालटेन जलती उसके लिए। अब होता क्या है कि डिपो का सारा तेल पेट्रोल पंप की ओर जाता। अगर कोटेदार कोई समय पर लेने आ जाता है तो जिले के अधिकारियों से मिलकर के डिपो के जो हमारे लाइसेंसदार हैं, हमारे कोटेदार का कोटा लाइसेंस रद्द करा देते हैं। इस पर मंत्री जी ध्यान देने की जरूरत है कि पूरे हिंदुस्तान में जो ब्लॉक के डिपोज बने हुए मिट्टी तेल के, उन पर अंकुश करिए। भ्रष्टाचार के अड्डे हैं वो। एक और इंपॉर्टेंट मामला वाराणसी का है। हमारे मित्र वाराणसी के संसद सदस्य ने मुझे बताया, वहां पर भारत पेट्रोलियम में एक आरएम हुआ करते थे, उनका नाम नहीं लूंगा कि सदन में नाम नहीं लिया जाता है। और आरएम को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि पूरे बनारस क्षेत्र के जो उनके क्षेत्राधिकार में आता था, हर पेट्रोल पंप पर जहां घटतौली होती थी, मिलावट होती थी, उस पर कार्रवाई करते थे। सब लोगों ने मिलकर अधिकारी को हटा दिया गया। आरोप यह लगाया गया कि उक्त अधिकारी पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं का मामला बनता है। लेकिन माननीय सभापति महोदया, आज दो साल तक बाद भी कहीं कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ और अधिकारी बेचारा अपने दम तोड़ रहा है। और पेट्रोल पंप जो जनता का खून चूसने का काम कर रहे थे, मिलावट का, लगातार मिलावट जारी है। पूरे बनारस जोन का मामला है। हमारे सदन से अपील करना चाहता हूं, आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि हर स्थिति में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। एक और सभापति महोदया रह गया, उन्नाव का मामला है। इंडियन ऑयल का पंप था, अधिकारी ने, जो क्षेत्रीय बिक्री कर अधिकारी था, बिक्री अधिकारी बोलते हैं, सेल्स अफसर, उसने पेट्रोल पंप को इसलिए सीज किया और उसको निलंबित किया, फिर उसको रद्द कर दिया लाइसेंस।